हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आए हैं एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 6वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन है 1990, 1992, 1995, 1998। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, 1995 में अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश है ना का गठन किया गया है। यहाँ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। और ये कैसा आयोग है? सांवैधिक आयोग है, ध्यान रखिएगा। सांवैधिक है, संवैधानिक नहीं है ना। तीसरी बात है, यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है सदस्यों की। कौन हटाएगा? तो ध्यान रखना, हटाएगी भी कौन? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के द्वारा ही सदस्यों को हटाया जाएगा। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो वो भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। कार्यकाल कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है आर्टिकल 164 का 1, आर्टिकल 166 का 1, आर्टिकल 244 का 1, आर्टिकल 367। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आर्टिकल 164 के सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, है ना, 166 के अंतर्गत राज्य सरकार के कामकाज है। राज्य सरकार के कामकाज से संबंधित ये अनुच्छेद है। 244 की बात करें तो शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान किए गए हैं। और 367 ये संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो संविधान की व्याख्या के दिशा निर्देश किसमें दिए गए हैं? तो 367 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किन राज्यों में जनजातीय कल्याण हेतु पृथक मंत्री की नियुक्ति होगी, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है ना? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा 164 के अंतर्गत जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है, 164(1) के अंतर्गत, है ना। और ये जनजातीय कल्याण मंत्री कितने राज्यों के लिए नियुक्त किए जाएंगे? तो 4 राज्यों के लिए है। जैसे मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और एक दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, तो ये 4 राज्यों में, है ना, जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति होगी, जिसमें बिहार राज्य शामिल नहीं होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 164 का संबंध है मुख्यमंत्री की नियुक्ति से है, और साथ ही साथ, है ना, जो मंत्री परिषद की नियुक्ति भी की जाएगी, है ना, उससे संबंधित, है ना, भी अनुच्छेद 164 प्रावधान करता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है अनुच्छेद 341, 342, 366 का खंड 25, 366 का खंड 24। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, अनुसूचित जनजाति की पूछ रहे हैं, इसलिए 366 के खंड 25 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और यदि यही प्रश्न पूछा जाता अनुसूचित जाति की परिभाषा, एससी के बारे में यदि पूछेगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 366 के खंड 24। और यदि एसटी पूछा जा रहा है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 366 के खंड 25 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एससी के बारे में, एससी जनजातियां कौन सी होंगी? अनुच्छेद 341 में है। और एसटी जनजातियां कौन सी होगी? अनुच्छेद 342 में है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। पर सरकार चाहे तो एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि भाई आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए आर्टिकल 15 के सब आर्टिकल 4 के अंतर्गत एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए जाने के बारे में बात कही गई है, इसलिए आंसर आ जाएगा बी। आर्टिकल 16 वैसे आप जानते हो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। और आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, विशेष प्रकार की उपाधि धारण नहीं की जाएगी।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4 ये प्रावधान करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। अगर हम 16 की बात करते हैं केवल, तो उसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, पर 16(4) की जब हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर है ना विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया है। तो एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। चलिए बाकी आप आर्टिकल 14 समता का अधिकार, समानता के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये कहता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। पर जो पद्म पुरस्कार, हाल में ही पद्म पुरस्कार दिए गए हैं है ना, तो वो इस आर्टिकल 18 के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो वैसे पुरस्कार दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा अस्पृश्यता को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है ना? ऑप्शन है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1950, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1952, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1958। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को इलीगल घोषित किया गया है। इसको छुआछूत निवारण अधिनियम भी कहा जाता है ना। अस्पृश्यता बोलो या छुआछूत बोलो, बात एक ही होती है, इसे आपको याद रखना है। और अन्य चीजों की बात करें तो अस्पृश्यता है ना, अस्पृश्यता को इलीगल घोषित किया गया, आर्टिकल 17 में भी कहा है अस्पृश्यता गैर कानूनी है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को किस वर्ष संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया? तो नया नाम इसका क्या है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। ऑप्शन है 1970, 72, 76, 79। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1976 में। ध्यान रखिएगा 1976 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, या इसको कई बार कहते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, किया गया है 1976 में। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, SC ST है ना अत्याचार निवारण अधिनियम कब लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा वो अधिनियम लाया गया, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया था 1989 में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध उल्लेखित है? ऑप्शन है आर्टिकल अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया कि मानव का दुर्व्यापार है ना और बलाश्रम नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना जो खरीद बिक्री होती है या मानव तस्करी होती है ना, तो उसको भी गलत माना गया है। तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत कई सारी चीजें आती है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानव तस्करी है ना, ध्यान रखिएगा, वेश्यावृत्ति है ना, और ध्यान रखिएगा साथ ही साथ दास प्रथा और साथ ही साथ देवदासी है ना, देवदासी प्रथा को अवैध घोषित किया गया है। ये आर्टिकल, ये चारों चीजें किसमें आएंगे? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कारखानों में बालिकों के नियोजन या बाल श्रम का प्रतिषेध है ना? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों में बालिकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है ना। और बाद में इसमें फिर संशोधन किया गया है ना। तो कब किया गया ये भी पूछा जाता है ना। तो 2016 में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन के अंतर्गत अब क्या है प्रावधान? तो 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को व्यवसायिक संस्थानों में किसी भी प्रकार का काम नहीं करने दिया जाएगा, प्रतिबंधित रहेगा। और 14 से 18 वर्ष के बच्चे है ना किसी भी खतरनाक व्यवसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये है ना बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है
आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333, आर्टिकल 334। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की हम बात करें तो SC और ST, SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटें है ना, रिजर्व है ना। तो अगर हम दोनों की बात करें तो सच 131 है ना, टोटल 131 सीटें SC ST के लिए रिजर्व में है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। यदि यही प्रश्न आ सकता है MP के संदर्भ में कि MP में SC और ST के लिए कितनी सीटें लोकसभा में रिजर्व है, तो आपको याद रखना है SC के लिए 4 और ST के लिए कितनी 6, मतलब टोटल SC और ST के लिए 10 सीटें रिजर्व है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है ना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, 333, 334। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल 332 में विधानसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यदि MP यहाँ से पूछा जा सकता है, MP में यदि हम विधानसभा की सीटें देखें तो 230 हैं, और यदि हम यहाँ पे SC और ST की बात करते हैं तो ST के लिए 47 और SC के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं। तो यदि हम दोनों की बात करें टोटल 8, तो दोनों की बात करें तो SC प्लस ST है ना, दोनों के लिए विधानसभा में 82 सीटें रिजर्व हैं। ये डेटा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों में, अभी हमने लोकसभा में देखा, विधानसभा में, अब पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 243D में पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, और इसमें 243A के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में है, B के अंतर्गत संविधान, पंचायतों का संविधान के बारे में बताया गया है, C के अंतर्गत पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अब हम अभी पंचायतों की बात करें, हम नगर पालिका की बात करते हैं। ऑप्शन है 243Q, 243R, 243S, 243T। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 243D के अंतर्गत नगर पालिकाओं में SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो 243Q है ये नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है। यहाँ पे गठन का प्रावधान है, और R में संरचना के बारे में, नगर पालिकाओं के अंतर्गत संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें वार्ड समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है S के अंतर्गत, और T में आरक्षण के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, ध्यान रखिएगा शब्द है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण का प्रावधान करता है ना? आर्टिकल 331, 332, 333, 339। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 339 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। चलिए बाकी 331 की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा है ना, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटों की रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति 2 लोगों को एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करेगा, है ना, बात की गई थी, है ना। और 333 में ऐसी विधानसभा में, है ना, आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान था जिसमें राज्यपाल एक व्यक्ति को नॉमिनेटेड करेगा, है ना, पर ये अब हट चुका है, ठीक है। और 330 में हम चूंकि बात कर चुके, 330 में लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, और 332 में विधानसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। 341 अनुसूचित जातियां, 342 अनुसूचित जनजातियां, 244 अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, और 366 का 26 अनुसूचित जातियों की परिभाषा। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, सही नहीं है ना। यहाँ पे अनुसूचित जातियों की परिभाषा है तो इनके बारे में प्रावधान 366 के खंड किसमें है? 24 में है ना। और यदि 366 के खंड 25 की बात की जाए तो इसमें ST के बारे में परिभाषा दी गई है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बाकी ये ऊपर के तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
पांचवी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है ना। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो आंसर आ जाएगा डी, राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे के परामर्श से अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल को घटाने, बढ़ाने, सीमाओं में बदलाव लाने या फिर हम कह सकते हैं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार उसे है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, राज्य मुख्य सचिव, राज्य गृह सचिव। तो किसके परामर्श से वो करेगा? आंसर आ जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ये सब कार्य राष्ट्रपति करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कैसे विशेष उत्तरदायित्व एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं? ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, जनजातीय कल्याण मंत्री, राज्यपाल। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी है ना, विशेष शक्तियां एवं प्रावधान किसके पास में है? राज्य के राज्यपाल के पास में है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं अनुसूची में शामिल राज्य नहीं है ना। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी, नागालैंड शामिल नहीं है। छठवीं अनुसूची जो है ना 4 राज्यों के बारे में बात करती है, असम, उसके बाद मेघालय, मिजोरम है ना, और त्रिपुरा है ना, है ना, ये 4 राज्य हैं, नागालैंड शामिल इसमें नहीं है। तो छठवीं अनुसूची है ना 4 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करती है ना। इससे संबंधित अन्य प्रश्न हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, छठवीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें है ना। ऑप्शन ए है राज्यपाल के पास अपेक्षाकृत अधिकृत शक्तियां हैं, और दूसरा है स्वायत्त जिला परिषदों को ग्राम न्यायालय के गठन का अधिकार है। कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा दोनों ही कथन सत्य हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसमें एक अनुसूची 5वीं और एक अनुसूची है 6वीं। तो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्यों के बारे में प्रावधान है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ध्यान रखिएगा राज्यपाल को विशेष शक्तियां हैं है ना, राज्यपाल को विशेष शक्तियां हैं। और 5वीं अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति है ना को यहाँ पर विशेष शक्तियां हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 6वीं अनुसूची, तो ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल के पास अपेक्षाकृत अधिकृत शक्तियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ये जो 4 राज्य है वहां पर स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है। तो स्वायत्त जिला परिषदों को ग्राम न्यायालय के गठन का भी अधिकार होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 6वीं अनुसूची में राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के संबंध में किए गए विशेष प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेदों के तहत प्रदान किए गए हैं है ना। ऑप्शन 244 का सेकंड, 275 का 1, दोनों या केवल 275। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 244 के खंड 2 में और 275 के खंड 1 में है ना जो प्रावधान किए गए हैं उनका संबंध है ना अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। तो ये दोनों ही अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों है ना के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो बात हो रही है स्वायत्त जिला परिषद, इसलिए आंसर आ जाएगा सी, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 6वीं अनुसूची के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। राज्यपाल को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान है, जिला परिषद में अधिकतम 30 सदस्य शामिल हैं, जिला परिषदों में राज्यपाल द्वारा 6 सदस्यों की नियुक्ति। तो क्या सही नहीं है बोला है? आंसर हो जाएगा डी है ना, इसमें 6 की जगह क्या आ जाएगा? 4 सदस्य नियुक्त करेगा राज्यपाल। बाकी बिल्कुल सही है, मैंने बताया 6वीं अनुसूची में राज्यपाल को शक्तियां अधिक हैं, जिला परिषद क्षेत्रीय परिषदों का गठन होगा और परिषद में अधिकतम 3 सदस्य हो सकते हैं। आंसर डी गलत था है ना, 4 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के तहत किया जाता है? ऑप्शन है तीसरी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आंसर बी, 5वीं अनुसूची। देखिए स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान 6वीं अनुसूची के अंतर्गत होगा, पर जनजातीय सलाहकार परिषदें बनाई जाएंगी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, और जो 6वीं अनुसूची है वो 4 राज्यों पर शामिल है उसमें, और यदि 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के राज्यों में
जनजातियों से संबंधित प्रशासन के बारे में प्रावधान 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। परिषद का निर्माण 20 से अधिक सदस्यों में मिलकर होगा। 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा की अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होंगे। परिषद को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होंगी। सलाहकार परिषद की भूमिका परामर्शदात्री होगी। क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा सी, है ना। परिषद को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होंगी, ये गलत है, शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जिला स्वायत्त परिषदों को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, पर ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं होंगी। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में अंतिम शक्तियां किसके में निहित है? अंतिम शक्तियों की बात कर रहे हैं। ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। मैंने बताया 5वीं अनुसूची में अंतिम शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। 6वीं अनुसूची में राज्यपाल ज्यादा प्रभावी होता है, पर ये बात 5वीं की हो रही है, इसलिए आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, पेसा एक्ट जिसको कहा जाता है, 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 10 सितंबर 1919, 10 अक्टूबर 1920, 15 अक्टूबर 2021 और 15 नवंबर 2022। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 15 नवंबर 2022 को पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, जो पेसा एक्ट है, हमारे यहाँ पर भूरिया कमेटी बनाई गई थी। भूरिया, माफ करिएगा, भूरिया कमेटी, है ना। तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बनाई गई थी। इसी भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1996 में पेसा एक्ट लाया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। अनुच्छेद 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371F मिजोरम, ये विशिष्ट प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो कौन सा सही मिलान नहीं है? आंसर आ जाएगा डी। 371F मिजोरम के बारे में प्रावधान नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। आपको ये 371F जो है वो सिक्किम के बारे में प्रावधान करता है, सिक्किम, ठीक है। और 371 अगर FG की बात की जाए तो फिर ये आ जाएगा मिजोरम, है ना, इसे भी आपको याद रखना है। और 371H की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में प्रावधान करता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बिल्कुल सही है। 71A में नागालैंड है, B में असम है, C में मणिपुर है, बट F में क्या आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। ऑप्शन है कुंवर सिंह टेकाम, उर्मिला सिंह, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, अंतर सिंह आर्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, अंतर सिंह आर्य वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है ना, ये आयोग कब बनाया गया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये आयोग कब बनाया गया है? वैसे ये आयोग आया है 2004 में। तो जो पृथक राष्ट्रीय, पहले कॉमन थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, बाद में वर्ष 2004 में एक पृथक रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना, हमारे सामने आया है वर्ष 2004 में। और इसके बारे में प्रावधान ध्यान रखिएगा, आर्टिकल, है ना, 338A के अंतर्गत किया गया है ना। संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, तभी अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह टेकाम थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और उर्मिला सिंह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उर्मिला सिंह थी। और इसमें जो आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। और यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है सदस्य की? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आज के लिए फिर इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में, प्रकाशन के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।